Hello student, welcome to my channel in 11th accountancy in chapter 2 theory based of accounting. In theory based of accounting consists of principle, concept, convention, rule and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility in various user of accounting information. जैसा कि हमने थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग में रीड किया था कि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशन होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है जो कि डेवलप किए गए हैं पीरियड ऑफ टाइम से, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी आए, कंसिस्टेंसी आए, राइट स्टूडेंट। और उसी के अंदर जो हम नेक्स्ट कंजर्वेटिव कंसेप्ट को करने जा रहे हैं, कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशन हम पहले रीड कर चुके हैं। ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कन्वेंशन जो है के अकॉर्डिंग है। कन्वेंशन मीन्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं कस्टम के ऊपर, गाइडलाइंस बेस्ड ऑन कस्टम, यूसेस और जनरल जो है एग्रीमेंट के ऊपर। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर फॉलो इन प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग जो कन्वेंशन होती है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितने कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिनको हम पहले रीड कर चुके हैं। ये जो कन्वेंशन होती है ये केवल ओनली क्या है, गाइडलाइंस होती हैं। ये अपनी एक पर्सनल जजमेंट देती हैं जो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। अकाउंटिंग जो है कन्वेंशन को फॉलो किया भी जा सकता है बिजनेस में और नहीं भी, इसको जो है 100% फॉलोअप करना कंपलसरी नहीं है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी कॉन्सेप्ट है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइजेस। अकाउंटिंग जो कन्वेंशन के अंदर फर्स्ट हम रीड करेंगे कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स रूढ़िवादिता कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म क्या बताता है, ये एक गाइडलाइंस देता है of recording transaction in the books of account and is based on the policies of playing safe। कि किस टाइप से आपको जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये पॉलिसी जो सेफ होने की पॉलिसी, कंजर्वेटिव हमें क्या बताता है कॉन्सेप्ट कि किस टाइप से हम सेफ हो सकते हैं बिजनेस में। द कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ए कॉन्शियस अप्रोच should be adopted in ascertaining income so that profit of the enterprises may not overstate it। कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि एक जागरूक रहना जो बहुत जरूरी है, एक अलर्ट रहना किसी भी इनकम को, जब आपको ओनली एस्टिमेट है कि फ्यूचर में आपको ये इनकम जो रियलाइज होगी और आप उस इनकम को क्या करते हो, बुक्स में नोट कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा किया जाएगा तो प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेज आर नॉट ओवरस्टेटेड इफ द प्रॉफिट असर्टेन आर मोर देन द एक्चुअल। अगर हम प्रॉफिट जो इस टाइप से असर्टेन कर लेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट जो शो होंगे अकाउंट्स बुक के वो मोर शो होंगे, और मोर प्रॉफिट होंगे तो क्या होगा, कुछ प्रॉफिट टैक्स की फॉर्म में जो हमारा चला जाएगा। इट में लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कुछ प्रॉफिट जो है डिविडेंड फॉर्म में जो है चला जाएगा शेयर होल्डर तक। जब हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, ओनली बुक्स में शो कर रखा है, तो डिविडेंड कहाँ से जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल, विच इज नॉट फेयर एज इट मे लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा कि कोई भी एंटरप्राइजेस जो है ओनर है वो क्या कभी भी रिडक्शन जो कैपिटल को पसंद नहीं करता कि उसकी कैपिटल कम हो रही हो तो उसको जो है लाइक नहीं किया जाएगा। कैपिटल रिडक्शन कोई भी ओनर नहीं चाहेगा, और जबकि हम इस टाइप से जब शो करेंगे जो प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाएंगे तो रिडक्शन कैपिटल होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until जो realized, but all losses even those which may have a remote possibility are to be provided for in the books of account। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंजर्वेटिव है
जिसको हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। प्रूडेंस मीन्स विवेक से काम लेना। उसके अंदर वो क्या बताता है कि प्रॉफिट जो आपको रियलाइज होने वाले हैं फ्यूचर में, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाते। और ऑल लॉसेस इवन दोज विच में है वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, चाहे लॉसेस की बिल्कुल आपको कम पॉसिबिलिटी है, तब भी आप उसे क्या करो, बुक्स में नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। राइट स्टूडेंट, अगर लार्ज अमाउंट के हैं तो स्टार्ट कर दो, अदरवाइज पूरी लॉसेस को आप जो बुक्स में राइट अप करो। ये जो कंसेप्ट है कंजर्वेटिव, ये क्या करता है कि प्रॉफिट होने वाले हैं आपको फ्यूचर में, एंटिसिपेट प्रॉफिट का जो एस्टिमेशन है तो उसे इग्नोर कर दो, बट ऑल लॉसेस को जिसकी आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसको भी आप नोट डाउन कर दो। राइट, टू इलिस्ट्रेट वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हेन एवरेज लोअर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर है आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया था, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू की थी वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होती थी उसको नोट करते थे। राइट स्टूडेंट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाता था P&L अकाउंट में। डिस्काउंट डेटर के ऊपर भी प्रोविजन होता था, जो सब हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड में नोट डाउन करते थे, एज एन एक्सपेंस लॉस की तरह ट्रीट करते थे। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स गुडविल, पेटेंट, इनको राइट ऑफ किया जाता था और सबको हम बुक्स में ऑफ अकाउंट में नोट डाउन करते थे। वो सिर्फ ओनली इसी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पर बेस्ड होते थे, इसलिए वो बुक्स में जो राइट अप किए जाते थे। राइट स्टूडेंट, कंजर्वेटिव मीन्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट जो शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses, even those which may have remote possibilities, are to be provided in the books of account। और इसी बेस पर जो है हम जो है ये सब ट्रांजैक्शन जो है बुक्स में नोट डाउन करते हैं। If market value of goods purchased have fallen down, the stock will be shown at cost price in the books। आप जो है परचेजेस के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को राइट अप करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वो रॉ मटेरियल जो है हम एक तो उसकी जो है परचेज प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस होती थी, एक मार्केट वैल्यू, हम जो वैल्यू हमें कॉस्ट की तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है। अगर कई बार क्या होता है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स की वो डाउन हो गई है, तो आप उसे किस पर शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। बट इफ मार्केट वैल्यू अप हो गई है तो गेन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, बल्कि जब तक आप उसको सेल नहीं करते। अगर वो रॉ मटेरियल जो आप प्रोड्यूस कर दिया और उसकी मार्केट वैल्यू अप हो जाती है, आप उसको जो है नोट नहीं करते जब तक कि वो एक्चुअली में रियलाइज ना हो जाए। ये अप्रोच क्या बताता है, सेफ होने की पॉलिसी बताता है कि जब तक आपको गेन होना जो है एक्चुअली में रियलाइज नहीं हो जाते तब तक उसे नोट मत करो। लॉसेज की अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी दिखती है तो उसे राइट अप करना शुरू कर दो, उसे राइट अप करो। दिस अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द लॉसेज बट नॉट रिकॉग्निशंस ऑफ द गेन्स अंटिल रियलाइज्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव अप्रोच। ये लॉसेज के लिए क्या करो, प्रोविजन बना लो। गेन को तब तक नोट नहीं करना जब तक एक्चुअली में रियलाइज ना हो जाए। राइट, दिस मे बी रिफ्लेक्टिंग ए जनरली पेसिमिस्ट एटीट्यूड अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स। ये जो प्रिंसिपल है जनरली क्या शो कर रहा है कि एक पेसिमिस्ट, निराशावादी एटीट्यूड ऑफ द अकाउंटेंट जो फॉलो अकाउंटेंट के द्वारा एक एटीट्यूड, कौन सा, निराशावादी जो एटीट्यूड फॉलो किया जा रहा है उसको शो कर रहा है। बट इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ डीलिंग विद अनसर्टेनिटी एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अगेंस्ट एन अनवांटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स। बट निराशावादी दृष्टिकोण को शो कर रहा है, बट अनसर्टेनिटी से
जो डील करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट, जो कि अनवांटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म एसेट्स का, अगर हम प्रॉफिट को ज़्यादा शो करेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स जो है ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, एसेट से होगा, कैपिटल से होगा। तो इसको क्या करता है, ये रोकता है। ये जो एक्टिविटी जो बिजनेस में स्टॉप हो जाती है जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो अप करते हैं। बट ये जो कंजर्वेटिव जो प्रिंसिपल है, इससे क्या है कि हम एसेट्स को कम से कम शो करने की कोशिश करते हैं, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर करते हैं। हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है बट हम उससे कम वैल्यू को शो करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो रोंग है। इसलिए इस प्रिंसिपल को डिस्करेज, जो अकाउंटेंट को इन प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए, डिस्करेज करना। क्यों? क्योंकि अगर हम इस टाइप की जो एक्टिविटी बिजनेस में करते रहेंगे, जब प्रॉफिट्स को शो नहीं कर रहे हैं, लॉसेस को शो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बिजनेस के अंदर है हिडन प्रॉफिट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हिडन प्रॉफिट बनने स्टार्ट होंगे मीन्स जिसको हम सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। और सीक्रेट रिजर्व का बेनिफिट जो मैनेजमेंट जो रोंग भी कर सकती है, बिजनेस के लिए ना करके अपने पर्सनल जो है लॉसेस को कवर करने के लिए भी कर सकती है। तो ये रोंग कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसलिए इसको जो है कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस इफेक्ट जो इस कॉन्सेप्ट को है आजकल जो है इसको जो डिस्करेज करना चाहिए, अकाउंटेंट को इसको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो इस टाइप के जो है कि फ्यूचर में हमें लॉसेस होने वाले तो प्रोविज़न बना लेना, ये सेफ होता है। लेकिन ज़्यादा जो इस टाइप के कि प्रॉफिट को शो ही नहीं करना, वो रोंग है। लेकिन प्रोविज़न बनाना चाहिए क्योंकि बिजनेस को सेव करना भी जो एक अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। दैट्स इट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेटरलिटी कॉन्सेप्ट। मेटरलिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कन्वेंशन। ये भी एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है। जनरली जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस which is adopted by the journal agreement or custom among the accountants. Accounting convention differ from the concept. जो हमने concept पढ़े उनसे ये थोड़ी differ है, ये convention है। The concept of materiality requires the accounting should focus on material fact. क्या शो करता है कि हमारी अकाउंटिंग मटेरियल फैक्ट पे जो है फोकस होनी चाहिए। मटेरियल फैक्ट मीन्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो उनको हमें शो करना चाहिए। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेड फैक्ट्स विच इज आर इमैटेरियल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। कई बार क्या है, हम बहुत सी ऐसे ट्रांजैक्शन को भी नोट करते रहते हैं जो ट्रांजैक्शन जो इमैटेरियल होते हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं, उनको प्रेजेंट करते रहते हैं, बट वो इमैटेरियल होते हैं, मीन्स उनका हमारे पास इतना यूज नहीं होता। द क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर, व्हाट इज मटेरियल फैक्ट। अब कैसे मालूम होगा कौन सा जो है हमारा फैक्ट मटेरियल है और कौन सा इमैटेरियल है। द मटेरियलिटी ऑफ ए फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। ये जो है ट्रांजैक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन मटेरियल है और कौन सा इमैटेरियल है। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर एज मटेरियल इफ इट इज रीजनेबली बिलीव्ड दैट इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम तब मटेरियल बोलेंगे जब उसी के ऊपर डिसीजन लिए जाते हो किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी के द्वारा। उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज है वो क्या करती हो, डिसीजन लेती हो। फॉर एग्जाम्पल, मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ ए थिएटर वुड बी ए मटेरियल फैक्ट as it is going to increase the future earning capacity of the enterprises. Such information about any change in the
method of depreciation adopted or any liability which is likely to arise in the new future would be significant information. For example, मनी स्पेंड की गई, किस लिए? एक एंटरप्राइजेस के द्वारा वो थिएटर जो है रन अप कर रही थी और थिएटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसने उसके ऊपर जो खर्च किया ताकि जो अच्छे से जो आते हैं थिएटर में फिल्म देखने के लिए दर्शक, तो वो वहाँ बैठ कर अच्छे से जो है इंजॉयमेंट ले सके। अब ये जो कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, इट मीन्स इस टाइप का एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, वो मटेरियल होगा, राइट। सिमिलरली इंफॉर्मेशन की आपने मेथड जो डेप्रिसिएशन का जो अडॉप्ट कर रहे थे वो चेंज कर दिया, ये भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, इसको भी हमें बुक्स में शो अप करना चाहिए। हाँ, इसे हम फॉर्मेट में शो नहीं कर सकते, तो इसे कहाँ शो करें, इसे जो है नोट्स टू अकाउंट्स में जो शो अप करें, राइट। और इसी टाइप से कोई और लाइबिलिटी जो नियर फ्यूचर में जो है बनती है, अभी नहीं है, मीन्स कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, उन्हें भी आप जो बैलेंस शीट जब मेंटेन हो जाती है तो नोट्स टू अकाउंट में शो अप करें, उसे वर्किंग नोट भी शो अप करें। ऑल सच इंफॉर्मेशंस जो बिजनेस की है वो मटेरियल है, उसे डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपल्सरी है, क्योंकि यूजर के डिसीजन उन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन जो इन्हें नहीं प्रोवाइड की जाएंगे तो वो अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट स्टूडेंट। In certain cases, when the amount involved in very small strict adherence in accounting principle is not required. For example, stock of eraser, pencil, scales, etc. not shown as assets. कि कुछ इस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग के जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है वो अप्लाई करने की नीड नहीं होती, राइट। इसके लिए भी एक एग्जांपल कैसे कि जैसे स्टॉक ऑफ इरेजर, पेंसिल्स, स्केल्स, ये जो परचेज किए जाते हैं इनको कभी भी हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में नोट डाउन नहीं करते। क्यों? क्योंकि एज ए स्टेशनरी परचेज किए गए हैं, इनकी फुल जो है प्राइस को जितनी भी अमाउंट की स्टेशनरी परचेज की जाती है उससे उसी ईयर में जिस ईयर ये परचेज की जाती है एज ए एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया जाता है, राइट, वेदर कंज्यूम्ड और नॉट, चाहे हमने पूरी स्टेशनरी यूज की हो चाहे नहीं की हो, क्योंकि स्टेशनरी मीन्स स्टॉक ऑफ इरेजर, पेंसिल, स्केल्स, इस टाइप का मटेरियल, इसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट जो नहीं स्पेंड की जाती है, इनकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है एच की कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। सो इसे एसेट्स में नहीं दिखाया जाता। जिस ईयर हम इसे परचेज करते हैं पूरे एक्सपेंसेस को हम P&L अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है एक्सपेंसेस के रूप में शो कर देते हैं। द अमाउंट स्पेंट इज ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इट मीन्स जब प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया एक्सपेंसेस के रूप में तो हमने उसको क्या ट्रीट किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। टू टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स free from bias. The concept of objectivity requires that accounting transactions should be recorded in an effective manner, free from the bias of accountant and others. जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी, ये बताता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जब बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएं तो वो फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, ना तो उसमें अकाउंटेंट और ना ही अदर का जो है पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है
परचेज डिपार्टमेंट के जो मेन हेड है उन्होंने रॉ मटेरियल उन जिनसे भी परचेज किया उनसे क्या है कि कॉस्ट हाई पर परचेज किया, क्योंकि वो उनके रिलेटिव थे। तो इससे उन्होंने जो है कॉस्ट हाई पर जो है मटेरियल परचेज किया और बुक्स में जो राइट अप कर दिया, बट इसमें बायसनेस थी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हो गया। तो हमारे अकाउंटिंग जो है ट्रू पिक्चर को शो नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तभी जो ट्रू पिक्चर को शो करेंगे जब वो फ्री फ्रॉम बायस हो। This can be possible only each of the transaction is supported by verifiable जो है verifiable जो डॉक्यूमेंट और वाउचर। और ये ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होते हैं वो सपोर्ट किए जाने चाहिए, मीन्स उनका हर ट्रांजैक्शन का एक वाउचर होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए? वाउचर होना चाहिए, वो वेरिएबल होना चाहिए। मीन्स उसको हम जो है उसके साथ मीन्स उसको वेरीफाई कर सके कि एक्चुअल में जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज करते हैं और वो कैश में कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? कैश रिसीप्ट होनी चाहिए मनी पेड करने की। राइट स्टूडेंट, कि जब हमने मनी पेड की तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? कैश रिसीप्ट होनी चाहिए। सेम जब हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर तो हमारे पास एक इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, राइट, या डिलीवरी चालान होना चाहिए। सेम जब गुड्स हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर तो इनवॉइस कॉपी होनी चाहिए या डिलीवरी चालान होना चाहिए। सिमिलरली रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ ए मशीन बिकम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन। जब मशीन परचेज कर रहे हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हमने जो मशीन परचेज की है एसेट परचेज की है। कैश पर है तो कैश रिसिप्ट, अदरवाइज क्या है जो उसका इनवॉइस होना चाहिए। वन ऑफ द रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, हमारा एक ये रीजन भी है ऑब्जेक्टिविटी कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को जो है बुक्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है फॉलोअप करते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट में हमारे पास क्या होती है, एक जो है सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उससे हम वाउचर बनाते हैं कि हमने इस एसेट्स को परचेज करने के लिए इतना अमाउंट पे किया है। राइट स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल पर ही जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है कि एक्चुअली जो पेड किया हमने एसेट्स को परचेज करने के लिए उसको हम वेरीफाई कर सके डॉक्यूमेंट के साथ। बट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हम जो है इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट वैल्यू को असरटेन करना टाइम टू टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। जब तक हम बिजनेस को एक्चुअली में सेल नहीं करते, परचेज नहीं करते, तो हम उसकी एक्चुअली में जो है वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर पाते। तो मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी करना, पर्सन टू पर्सन वेरी जो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये डिफर करती है, वेरी जो है करती है मार्केट वैल्यू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इफ सच वैल्यू इज अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग पर्पज। अगर मार्केट वैल्यू को हम अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे जो है अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या है, वो ट्रू पिक्चर को शो नहीं करेंगे, हमारे अकाउंटिंग पर्पज को जो वो पूरा नहीं करेंगे। राइट स्टूडेंट, दीज आर दी सम ऑफ द कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ द theory based of accounting which is very necessary for accounting purpose। यहाँ पर स्टूडेंट एक डिफरेंस आपको जो फर्स्ट क्लियर करना है कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जो जिनको लीगल एक्सेप्टेंस होती है, जिनको बिजनेस में फॉलो करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते समय जो है कंपल्सरी है, वो लीगल एक्सेप्टेंस उनको मिली होती है, उन्हें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है मेंटेन करते हुए हमें फॉलोअप करना पड़ता है। और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं वो ओनली गाइडलाइंस होती हैं जो कि बेस करती है कस्टम या हमारे जर्नल एग्रीमेंट के ऊपर। राइट स्टूडेंट, कन्वेंशन ओनली एग्रीमेंट है। हमारे यहाँ जो हमने रीड किया है 3 कन्वेंशन हमने रीड किए हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर,
कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, जिसको आपने प्रूडेंस भी बोला था। बाकी सभी कॉन्सेप्ट थे, उनको जो लीगली बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करते हुए फॉलो अप करना पड़ता है। बट ये जो तीनों मैंने जो अभी नेम लिए हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव प्रूडेंस, ये ओनली गाइडलाइंस है। अकाउंटिंग कन्वेंशन आर फॉलो इन प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बेसिक अजम्पशन है, वो जम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंट्स आर मेंटेन, राइट स्टूडेंट। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है फॉलो बाय द अकाउंटेंट इन प्रिपेयरिंग या इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग कन्वेंशन नॉट सो इम्पोर्टेंट एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो गाइडलाइंस है, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जो ये हमारा जो चैप्टर था, कुछ कंसेप्ट थी जो बिजनेस में हमें लीगली फॉलोअप करनी पड़ती है, और कुछ कन्वेंशन है जो कि गाइडलाइंस करती है ताकि बिजनेस में सेफ्टी रहे, बिजनेस सेफ रहे, और बिजनेस के अंदर जो कुछ प्रोविजन बनाने होते हैं तो वो किस पर बेस्ड होते हैं, उनकी नॉलेज हमें देते हैं। ये जो रूल्स और प्रिंसिपल हैं ये जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट। These are called generally accepted accounting principles. These are applicable all over the world. पूरे वर्ल्ड में ये जो प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, और ये जो प्रिंसिपल है एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं। इनकी जो है इंडिविजुअल ने जब इनको एक्सपीरियंस लिया जो बिजनेस फील्ड में, तब ये प्रिंसिपल जो मेंटेन हुए हैं, ये कोई लेबोरेटरी में फील्ड नहीं हुए। सो दीज प्रिंसिपल्स को जो बिजनेस में फॉलोअप किया जाता है तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रेलिवेंसी आती है, ऑब्जेक्टिविटी बनते हैं और फिजिबिलिटी भी बनते हैं, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर दी चैप्टर ऑफ थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंप्लीट जो है प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी बेस्ड ऑफ द अकाउंटिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट, एंड सो लाइक दिस video and subscribe the channel to find out the update. Thank you and have a cheerful day.